वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। तो आपको पता होगा ये बिहार प्राइमरी टीचर्स यानी क्लास 1 to 5 के लिए है और दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है। और इससे पहले हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो फटाफट देखते हैं आज के सवालों को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ऐसा जितना रिविज़न आप कीजिएगा आपको उतना ही हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और एक बात फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पोस्ट के रूप में करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी सवालों को सॉल्व कीजिए, चाहे जैसे भी हो, बस सवाल सॉल्व करते रहिए। आपका जो है एक एक सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप किए हुए रहेंगे, अगर वहाँ से सवाल पूछेंगे तो आपसे एक भी जो प्रश्न है छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से भी जो है लाभ उठाइए, प्लस जो है वीडियो को भी पूरा देखिए। चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपके पवनार महाराष्ट्र से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 को। किया किसने था? तो विनोबा भावे। तो दो चीज आपका फैक्ट क्लियर हो गया। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ भी सवाल कैसे भी पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के सवालों को मैंने स्किप किया है, तो वहाँ से जाके पीडीएफ से आप जो है अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनका नाम गांधी जी ने लिया था और ये काफ़ी विवादित जो है आपका अधिवेशन था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद हेतु जो है 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे यह स्वतंत्र उम्मीदवार थे। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यह हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार यह सवाल रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में बीपीएससी पूछती है, तो या आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? आपको यह बताना है। तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। फिर आपका धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह भी जो है सुधार इनके द्वारा किया गया था। और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था इन्होंने, और ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? आपको यह बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह बीपीएससी का। तो याद रखिएगा, बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में जो हमें जानकारी मिलती है यह तबकाते नासरी में मिलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर ले इसके राइटर को भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मिनहाज उस सिराज जो है इसको फारसी भाषा में लिखा था, इस पुस्तक को तबकाते नासरी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध थे यह चेरो ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है?
तो यह दिया गया है आपके 326 में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है? तो यह हो जाएगा आपका दिगंबर। दिगंबर शब्द जो नग्न के लिए है, एक शब्द को संदर्भित यह करता है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है आपसे, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं यह हो जाएंगे बागभट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के जो रचनाकार हैं बागभट्ट हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहवान या चौहान शासक कौन थे? तो काफ़ी यह जो है प्रसिद्ध शासक थे कौन? तो यह हो जाएंगे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इन्होंने जो है 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था और यह जो थे प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक थे। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जो निर्वाण हुई थी तो यह कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। यह जो है निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में, और यह मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में सन 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जब ये 80 वर्ष के थे। तो यह भी सवाल कई बार पूछता है। बात कर ले वही जन्म की, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। दोनों ही आपको जो है फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो यह जो है आपका रॉबर्ट मोंटगोमरी ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? बार बार रिपीट होने वाला यह सवाल है, तो याद रखिएगा यह चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यह जो थे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम शासक ने जो है सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? हैदराबाद शहर, तो यह आपके भारत का ही शहर है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, यह हैदराबाद शहर जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। आधुनिक भारत में हैदराबाद सबसे बड़ा देसी रियासत था, और हैदराबाद देसी रियासत के संस्थापक जो थे चिंगकिज खां थे। तो ऑप्शन जो इसका आंसर दिया गया है आपका ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पाकिस्तान प्लस भारत। तो सी और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यह भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो आपके देश है यह अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। सबसे अधिक जो देश है अफ्रीका में ही मौजूद है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध है? तो बांध सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, तो उत्तराखंड में जो अवस्थित है, याद रखिएगा यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी लंबाई ऊंचाई पूछ ले तो 261 जो है मीटर है, और लंबाई 575 मीटर है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को अब। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया? तो कई बार नाम से भी कई क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है, याद रखिएगा यह सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? आपको यह बताना है। जो ग्रीनलैंड है तो यह जो है आपके डेनमार्क का देश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को।
सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको ऑप्शंस में चूज कर कर बताना है। तो जो कथन है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है, यह आपका गलत कथन है। क्योंकि फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र को है इसे दिहांग कहा जाता है, दिबांग नहीं दिहांग कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह तिब्बत में यार्लुंग ताप्स या सांपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो यह जो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप है इसे 10 डिग्री जो है चैनल अलग करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित पवनों में कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो यह हबूब हो जाएगा। जो हबूब पवन है यह सहारा मरुस्थल से जो है संबंधित है। और हबूब जो है दक्षिणी सहारा खास करके सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म एवं नम हवा है और यह ग्रीष्म काल में प्रारंभ में अधिक सक्रिय होती है, याद रखना है आपको। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो यह हो जाएगा आपका जॉइंट अफ्रीकन स्नेल को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वृहद वृत्त है। ग्रेट सर्कल किस कौन सा हो जाएगा। तो यह भूमध्य रेखा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री अक्षांश अथवा विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है यह सबसे बड़ी होती है, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो भारत के जो है एक राज्य की सीमा ही सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देश के यह जो कहाँ पर अवस्थित है, तो पूर्वोत्तर हिस्से में जो है यह स्थित है और इसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। तो कई बार मैप से भी कई सवाल ज्योग्राफी के सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आप मैप को भी अच्छे से रीड करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह मौलिक अधिकार आता है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं आचार संहिता, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का एक पैरामीटर माना जाता है, याद रखिएगा। और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहता है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह कहा गया है आपका अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में यह मेंशन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह जो आपका अधिकार प्राप्त है यह अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है यह अपने पद पर कार्यरत रहते हैं और ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। देखते हैं चलिए अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 से ZG तक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब अगले सवाल को। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न एक ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके व निर्धारित करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित
करने की शक्ति भी शामिल है। तो यह है आपके अनुच्छेद 129 और 142 में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो यह जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। फिर आपको जो है उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है यह बताना है आपको। तो जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 5 है केवल यह गलत है। यह वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा गलत, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के संविधान में डैश में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है अधिक जो है संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो यह आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो यह आता है निम्न मध्यम आय समूह के अंतर्गत। याद रखिएगा ये डेटा जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई थी 1990 ईस्वी में। अगला सवाल है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो केवल जो पहला है NNP प्राप्त करने के लिए GNP से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ना तो लाभ ना ही हानि की स्थिति डैश कहा जाता है। तो इस स्थिति को हम लाभ अलाभ स्थिति कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पादन में लागत डैश शामिल नहीं होता है। तो किसको हम शामिल नहीं करते हैं? कच्चे माल को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा विश्व बैंक को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसे अधिनियमित किया गया था आपका 1969 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो यह कार्य आपके भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए। यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नगद में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं तरल आस्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो यह मार्ग कैसा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक पर वलय होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग इसमें जो होता है बढ़ जाता है। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है, घट गया है लिखा हुआ है लेकिन बढ़ना नहीं लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। गति के दौरान कार के टायरों में वायु दाब जो होता है यह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 41% जो है बढ़ाना पड़ेगा वेग को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है आपको यह बताना है। तो जो कथन सत्य है इसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा?
तो इसका भार ध्रुवों पर पिंड का भार जो है भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन के जो तीसरे गति के लिए सही हो जाएगा, यह बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखना है, न्यूटन के सभी नियमों को अक्सर बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो किस गुण के कारण हम सोने का जो है आभूषण बनाते हैं? राइट आंसर उच्च तैनता और उच्च आघात वर्धनीयता हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को, रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है? तो इससे जो होता है अल्फा बीटा गामा तीनों ही रेज उत्पन्न होते हैं। इसके कारण आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं वे तब तक अल्फा बीटा तथा गामा कणों को स्वतः उत्सर्जित करते हैं जब तक कि वे अस्थायी तत्वों में परिवर्तित ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में है आपका, क्षारीय विलयन फेनोल्फथीन सूचक का रंग होता है। तो यह सूचक का रंग होता है किसका? तो यह जो होता है आपके लाल रंग का सूचक होता है। तो आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको याद रखना है लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा कथन गलत है आपको यह बताना है। ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो आपका ऑप्शन ए है गलत है, अधातुएं धनायन होती हैं, धनायन बनाती हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? तो यह दवा है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो इसे हम संश्लेषित करते हैं मॉर्फिन के एसिटाइलिनीकरण से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? तो शून्य समूह को रैमसे ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किया कब था? तो 1902 में। ये भी डेट याद रखिएगा क्योंकि कई बार डेट भी बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। आपको दिया गया है सवाल, रेडियम से एक कण उत्सर्जित होने पर एक नया परमाणु किस समूह से उपस्थित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनना है आपको। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका राइट आंसर ओलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। यह जो है एक दर्द निवारक दवा है जिसको खाने से गिद्धों की मृत्यु में भारी जो है गिरावट आई है। देखेंगे हम अगले सवाल को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको राइट आंसर बताना है। तो मिलाते हैं। जो विटामिन B12 है यह हो जाएगा आपका कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन यह हो जाएगा आपका लोहा, जो क्लोरोफिल है यह हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, और जो पीतल है इसमें हो जाएगा तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 4 1 3। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है आपको यह बताना है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा लोहा। याद रखिएगा, पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यह क्लोरीन, आपका फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकेल इत्यादि को क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म तत्वों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस देखने पर आप पाएंगे जो ओजोन परत है ट्रोपोस्फीयर में है, यह आपका गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को, पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो सबसे उत्तरदायी कारक हो जाएगा आपका फफूंदी या फंगस जिसे कहते हैं हम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है, तो इसके संश्लेषण को हम क्या कहते हैं? द्विगुणन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उनके कारक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो जोड़ा सही हो जाएगा इसमें सिफिलिस, जो कि ट्रिपोनेमा
पैलिडम के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा कॉलीफॉर्म्स जो है ये आपका सिरका है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलीफॉर्म्स के बारे में जान के रखिएगा, ये हमारे वातावरण जिसमें मानव या अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह होता है। देखते हैं अगले सवाल को, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, तो डाउन सिंड्रोम वाले बालक में गुणसूत्र हो जाएगा XY, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। और इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं छोटे कद के एवं मंद बुद्धि वाले होते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस एक को जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिम, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव कौन सा है। तो आम संकेतक जीव हो जाएगा कोलाई, ई कोलाई, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, यह कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा डॉली एक भेड़, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सवाल में आपको कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो ऑप्शंस को देखने पर भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रेहू है, यह आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली कतला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो पहला चरण जो है यह पुनर्चक्रण का होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब क्या होता है, तापमान उषांक पर पहुंच जाए। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं इसे, तो 26 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिंदेश्वरी पाठक को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया। तो इसका बैठक जो है आपके पटना में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस राज्य ने लघु वन जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की है। तो इस योजना को उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की झांकी में ने जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर की खेती के माध्यम से किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला है। तो यह बैगनी क्रांति पर। अगला सवाल है आपका, हलवा समारोह निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। बजट तैयार करने की प्रक्रिया से पहले हलवा समारोह आयोजित किया जाता है और हलवा सेरेमनी दशकों से बजट के साथ जुड़ी एक परंपरा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह किया गया है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए जो है गूगल के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन में नहीं है, आप याद रखिएगा यह गूगल के साथ समझौता किया गया है। सवाल है, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है। तो यह आपके एतिहाद एयरवेज के साथ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 से 14 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह दुबई में किया गया। अगला सवाल, हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह अवस्थित है आपके कर्नाटक में। अगला सवाल है, हाल ही में किसके जीवन और कृतियों पर आधारित ब्रेल लिपि में ए प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल नामक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। तो यह किया गया आपका नरेंद्र मोदी ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है।
तो सर्वशक्ति को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा कठिनाई ना आए। और इसका जो पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।